हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम सभी को। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहेगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चर्चाओं के विषय हैं और जो हाल ही में जो घटनाक्रम हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उससे हम शुरुआत करते हैं। तो अपना जो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा कि हाल ही में क्या हुआ है कि त्रिपुरा में दो संघ संचालित होते थे, तो गृह मंत्रालय ने उन दोनों संस्थाओं को बैन कर दिया है। कौन कौन से दो संघ थे? गृह मंत्रालय ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा पहला संघ हो जाएगा, और दूसरा क्या है, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। इन दोनों को गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया है। कौन कौन से? नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल टाइगर फोर्स गैर कानूनी संघ घोषित किया है। इन दोनों को गैर कानूनी घोषित करने के पीछे क्या रीजन दिया है त्रिपुरा ने, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने? तो देखिए, केंद्र सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एनएलएफटी और दूसरा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स एटीटीएफ ये दो संघ थे। और इनके जो छोटे छोटे गुट हैं उनको गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है। ठीक है, गृह मंत्रालय ने इसको कितने साल के लिए बैन किया है? 5 साल के लिए इनको बैन कर दिया है। और गृह मंत्रालय ने अपना पक्ष में क्या कहते हुए इनको बैन किया है कि सरकार की राय है कि एनएलएफटी और एटीटीएफ की गतिविधियां भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक हैं और वे गैर कानूनी संगठन है। ये जो दोनों संगठन थे ये विध्वंसक और हिंसक गतिविधियों में संलग्न रहे हैं, जिससे सरकार के अधिकार को कमजोर किया जा रहा है। और ये जो दोनों संगठन हैं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों के बीच आतंक और हिंसा फैलाए जा रहे थे, इसलिए भी गवर्नमेंट ने इनको बैन कर दिया है। तो अपने से क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? अपने से पूछ सकते हैं कि गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यानी कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत त्रिपुरा में सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार ने किन दो संघों को गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है? तो अपने आंसर में क्या रहेगा? एनएलएफटी और एटीटीएफ। और ये जो एनएलएफटी एटीटीएफ है इनकी दोनों की फुल फॉर्म अपने को याद रखनी है। एनएलएफटी की क्या हो जाएगी? नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, और एटीटीएफ की क्या हो जाएगी? ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स एटीटीएफ। ये दोनों अपने को याद रखने हैं। उसके बाद में चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो अपना वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने अभी भारत के लिए 2023-24 के लिए भारत के लिए जीडीपी दर का अनुमान लगाया है। तो वो जीडीपी की दर का कितना अनुमान दिया है? 6.3% का। विश्व बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी 6.3% की दर से बढ़ेगी। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। वर्ल्ड बैंक के अनुमान के अनुसार भारत की जीडीपी दर 2023-24 में कितनी रहेगी? 6.3% अपनी जीडीपी रहेगी। ये जो डाटा है ये अपने को याद रखना है। अब वर्ल्ड बैंक का एक बार देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1944 को वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। कब? 7 जुलाई 1944 को। वर्तमान इसका वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये 3 चीजें अपने को याद रखनी है। एमडी कौन है? ये जो नीचे गए एमडी वगैरह ये पूछे नहीं जाते, अपने को 3 चीजें याद रखनी है। स्थापना 7 जुलाई 1944 को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और इसने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी दर की वृद्धि का कितना अनुमान लगाया है? इन्होंने बताया कि 6.3% की दर से भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहेगी। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। पीएम मोदी ने तेलंगाना में 78,000 करोड़ रुपए की थर्मल पावर यूनिट और परियोजनाओं का अनावरण किया गया है। तो इसमें सीधा सा क्वेश्चन अपना यही पूछ सकते हैं कि किस राज्य में पीएम
नरेंद्र मोदी ने सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के चरण 1 की पहली 800 मेगावाट इकाई की थर्मल पावर यूनिट का अनावरण किया, जो देश का सबसे पर्यावरण अनुकूल बिजली स्टेशनों में से एक होगी। तो ये क्या रहेगा आंसर में? तेलंगाना। ये पूछ सकता है ये सीधा सा कि 78,000 करोड़ रुपए की जो थर्मल पावर यूनिट और परियोजनाओं का अनावरण किस राज्य में पीएम मोदी द्वारा किया गया है? तो तेलंगाना में। एक बार देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के निजामाबाद में बिजली, रेल और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। अनावरण की गई पहलों में तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के चरण 1 की पहली 800 मेगावाट इकाई शामिल है, जो देश में सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल बिजली स्टेशनों में से एक होगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत राज्य भर में 20 क्रिटिकल केयर ब्लॉक सीसीबीबी की आधारशिला रखी। तो ये चीजें अपने को याद रखनी है। उसके अलावा तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी क्या रहेगी? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। राज्यपाल कौन हो जाएंगे? तिमलिसाई सौंदरराजन। और सीएम कौन हो जाएंगे? के चंद्रशेखर राव। तो ये अपने को याद रखना है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्या रहेगा। हाल ही में आरबीआई ने 3 बैंकों पर जुर्माना लगाया है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। आरबीआई के नियमों के उल्लंघन के लिए गुजरात में 3 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। किसने लगाया जुर्माना? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ने लगाया है। तो ये 3 बैंक कौन कौन से हैं? धनेरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धनेरा गुजरात। पहला बैंक ये हो जाएगा धनेरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धनेरा गुजरात पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया। कितना जुर्माना लगाया? 6.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। क्यों लगाया गया है? ये बैंक क्या करता था? निर्देशकों और अपने रिश्तेदारों और जो जान पहचान की जो फर्में और संस्थाएं थी जिनमें वो बैंक रुचि रखते थे, उन्हीं को ऋण और अग्रिम ऋण प्रदान करते थे और कम ब्याज दर पर और आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करते हुए, इसलिए इस पे जुर्माना लगाया गया है। तो अपने को याद रखना है कौन सा बैंक है? धनेरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धनेरा गुजरात। उसके अलावा जो दूसरा जो बैंक हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? द जनता कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोधरा पंचमहल, गुजरात। इस पे कितना जुर्माना है? 3.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और जो तीसरा जो बैंक हो जाएगा, तीसरा बैंक कौन सा हो जाएगा? मणिनगर सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद। इस बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना किसने लगाया है? आरबीआई ने, नियमों का उल्लंघन करने के लिए और अपने जान पहचान के लोगों के लिए और संस्थाएं और जो फर्म है उनको ऋण प्रदान करने के लिए एक तरीके से करप्शन फैलाने के रूप में इनके ऊपर, तीनों के ऊपर लगाया गया है। पहले के ऊपर 6.50 लाख रुपए का लगाया गया है, जो कि धनेरा मर्केंटाइल हो जाएगा। दूसरा बैंक है जनता कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हो जाएगा, इस पे 3.50 लाख रुपए का। और जो अगला जो बैंक है नेक्स्ट, मणिनगर सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, इस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये अपने को याद रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एचएएल ने एलसीए तेजस लड़ाकू विमान का ट्विन सीटर संस्करण वायुसेना को सौंप दिया है। तो किसने सौंपा है? एचएएल। एचएएल क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचएएल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने केंद्रीय पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की उपस्थिति में एलसीए तेजस विमान का नाम कौन सा है? एलसीए तेजस लड़ाकू विमान ट्विन सीटर वेरिएंट भारतीय वायुसेना को सौंपा है। किसने सौंपा है? एचएएल ने सौंपा है। किसको सौंपा है? भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। कौन सा विमान सौंपा है? एलसीए तेजस विमान सौंपा है, जो कि 3 सीटर विमान है। ये किस तरीके से सहयोगी रहेगा और इसकी क्या विशेष वो उपयोगिता रहेगी इसकी? एलसीए तेजस ट्विन सीटर ऐसा विमान है जो हर मौसम में हल्के वजन वाला बहुउद्देशीय कार्यों में यूज में लिया जा सकेगा। ये कैसा है? स्वदेशी रूप से विकसित विमान है और जो कि भारतीय वायुसेना में
वायुसेना में तेजस लड़ाकू विमान के शामिल होने से इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। साथ ही इसके प्रदर्शन और शक्ति में भी इजाफा हुआ है। मतलब ये बहुत ही हल्का लड़ाकू विमान है और जो कि नॉर्मल कार्यों में हर मौसम में वायुसेना के लिए उपयोगी रहेगा। तो अपने को सीधा सा नाम याद रखना है, किसने इसका निर्माण किया था। HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, ठीक है। और विमान का नाम क्या है, LCA तेजस, और किसको सौंप दिया है, भारतीय वायुसेना को इसको सौंप दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। SBI ने ग्राहकों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच और सुविधा बढ़ाने के लिए मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है। कौन सा डिवाइस, मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस लॉन्च किया। तो सीधा सा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस क्या है, या किससे संबंधित है, या किसने लॉन्च किया है। तो अपने को सीधा सा याद रखना है SBI ने किया है। इसका क्या उद्देश्य रहेगा, भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच और सुविधा बढ़ाने के लिए मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है। यह डिवाइस ग्राहकों के दरवाजों पर नगद निकासी, नगद जमा, फंड और ट्रांसफर बैलेंस पूछताछ और मिनी स्टेटमेंट प्रदान करेगा। ऐसे लोगों के लिए जो बैंक नहीं जा सकते, उनके लिए डिवाइस रहेगा जो कि घर पर ही सारी सुविधाएं, बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेगा। तो अपने को सीधा सा ये याद रखना है कि किस बैंक ने ग्राहकों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच और सुविधा बढ़ाने के लिए मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है, जो ग्राहकों के दरवाजे पर नगद निकासी, नगद जमा, फंड ट्रांसफर, बैलेंस पूछताछ और मिनी स्टेटमेंट प्रदान करेगा। तो अपने को बैंक का नाम याद रखना है, भारतीय स्टेट बैंक। SBI के बारे में देख लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार खारा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और CFO कौन है, कामेश्वर राव कोदावंती। तो ये चीज अपने को याद रखनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हाल ही में एक समझौता हुआ है जापान और भारत के बीच में, तो उसके बारे में देख लेते हैं। NIIF और JBIC ने जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग और निवेश की सुविधा के लिए 600 मिलियन का भारत जापान फंड लॉन्च किया है, $600 मिलियन का। तो ये क्या है, NIIF क्या है, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष। पहली संस्था तो ये हो जाएगी, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष। दूसरा क्या है, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, JBIC। ये तो हो जाएगा JBIC, ठीक है। और ये हो जाएगा NIIF। इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ है। कितना समझौता हुआ है, $600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता, एक समझौता किया गया है। और भारत जापान फंड लॉन्च करने के लिए इससे क्या बनाया जाएगा, 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भारत जापान फंड लॉन्च किया जाएगा। और ये किसके लिए किया जाएगा, ये संयुक्त पहल जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग और निवेश की सुविधा प्रदान करेगी। जो ये फंड बनाया जाएगा, भारत जापान फंड जो लॉन्च किया जाएगा, इसमें कितनी हिस्सेदारी रहेगी भारत और जापान की। तो इसमें जो भारत सरकार जो योगदान देगी वो 49% का योगदान देगी। इसके अलावा जो शेष 51% का जो योगदान रहेगा वो JBIC देगी, यानी कि जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो इसमें 51% का योगदान देगा। यह जो फंड होगा ये क्या काम में लिया जाएगा, पर्यावरणीय स्थिरता और कम कार्बन उत्सर्जन रणनीतियों में निवेश पर ध्यान केंद्रित करके भारत में जापानी निवेश को बढ़ावा देगा ये फंड। तो अपने को ये याद रखना है, क्या याद रखना है, मोटी मोटी 3 बातें। किस किस के बीच में हुआ है ये समझौता, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के मध्य में किया गया है। और इससे क्या, कितने रुपए का है, 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। इससे क्या बनाया जाएगा, भारत जापान फंड लॉन्च किया जाएगा। और इसमें भारत जापान की कितनी हिस्सेदारी रहेगी, भारत की 49% की, जापान की कितनी, 51% की इसमें हिस्सेदारी रहेगी। और किससे संबंधित रहेगा ये पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित रहेगा। कम कार्बन उत्सर्जन के लिए विशेष रणनीतियां बनाना और पर्यावरण संरक्षण में सुधार करना, इसका भी रहेगा विशेष उद्देश्य। एक बार ये देख लेते हैं, जो भारत का राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना जो कोष है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 2015 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। और इसके वर्तमान CEO कौन है, सुजोय बोस इसके वर्तमान CEO हैं।
ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास चल रहा है, ये अपने को याद रखना है। संप्रति 11 संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है। किस किस के बीच में? संप्रति संयुक्त सैन्य अभ्यास किस किस के बीच में चल रहा है? भारत बांग्लादेश के बीच में। कौन सा संस्करण है ये? संप्रति का 11वां वार्षिक संस्करण है ये। तो ये अपने को याद रखना है। कहाँ पे हो रहा है ये? वर्तमान में 3 अक्टूबर 2023 से उमरोई मेघालय में ये संप्रति 11 जो है शुरू हुआ है। बस अपने को इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें देखते हैं जो विशेष इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर रहेंगे। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।